Hello everyone, welcome to my channel Commerce Center. So today's topic is managerial skills and managerial roles. So let's begin with the video. तो चलिए अब मैनेजरियल स्किल्स पढ़ने से पहले वी मस्ट नो कि एक मैनेजर कौन होता है, स्किल्स क्या होती हैं, उसके बाद विल सी कि मैनेजरियल स्किल्स क्या होती हैं। तो देखिए मैनेजर कौन रहता है, वो एक ऐसा पर्सन होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरों की एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करता है। अब वो दूसरों की एक्टिविटीज़ को क्यों डायरेक्ट करता है, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है उसको अचीव कराना रहता है। तो जो मैनेजर का जॉब है वो एक बहुत क्रूशियल जॉब होता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है मैनेजर के कैलिबर पे कि किस तरीके से वो यूटिलाइज कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, सो दैट जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, अल्टीमेट जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके। क्लियर? सो मैनेजर इज अ पर्सन हु डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। अब जो मैनेजर है ना वो परफॉर्म करता है काम को डिफरेंट लेवल्स पे, तो उसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए लोअर लेवल जो मैनेजर्स हैं उनको बोला जाता है सुपरवाइजर्स, और इन मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम केस देखें तो वहाँ बोला जाता है उनको फोरमैन। मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं उनको बोला जाता है फंक्शनल मैनेजर्स, प्लांट हेड या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको बोला जाता है वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे वो वर्क करते हैं, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से बोला रहता है जाता है। अब स्किल्स क्या होती हैं, हमने मैनेजर पढ़ लिया क्या है, अब स्किल्स क्या होती हैं। स्किल्स रेफर्स टू द नॉलेज एंड एबिलिटी। स्किल्स क्या होती है, वो नॉलेज, वो एबिलिटी जिसके थ्रू आप एक स्पेसिफिक वर्क को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इट रेफर्स टू द नॉलेज एंड एबिलिटी टू डू अ स्पेसिफिक वर्क वेल। क्लियर? मैनेजर क्या होता है और स्किल क्या होती है, आई थिंक अभी क्लियर होगा। नाउ अब हम पढ़ते हैं कि मैनेजरियल स्किल्स क्या होती हैं। तो मैनेजरियल जो स्किल्स हैं वो क्या रहती हैं, इट रेफर्स टू द नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर और इंडिविजुअल्स। तो ये क्या होती है, नॉलेज होती है या एबिलिटी होती है किसकी, ऑब्वियसली एक मैनेजर की या फिर एक इंडिविजुअल की जो मैनेजर पोजीशन में है, सो दैट वो टास्क को, स्पेसिफिक टास्क को अच्छे तरीके से इन अ वेल मैनर कर सके, तो उसको बोला जाता है मैनेजरियल स्किल्स। अब ये जो स्किल्स हैं आप उसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं, लर्निंग से कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, या हम बोले कि थ्रू प्रैक्टिस आप इन स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं। अब जो रॉबर्ट एल कैट्स हैं उन्होंने कंडक्ट किया था एक रिसर्च अर्ली 1970s में, और उन्होंने क्या फाउंड किया कि जो मैनेजर्स हैं उनको 3 टाइप्स ऑफ एसेंशियल स्किल्स का नीड पड़ता है, या फिर 3 टाइप्स ऑफ एसेंशियल कॉम्पिटेंसेस का उनको नीड रहता है। और ये जो कॉम्पिटेंसेस या ये जो स्किल्स है ना, उन्होंने ये भी देखा कि इनकी जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है या फिर जो इनका ज़रूरत है, हर एक लेवल, हर एक मैनेजरियल लेवल पे वो डिफर होता है। मतलब जैसे एक फर्स्ट स्किल है या सेकंड स्किल है, वो किसी लेवल में ज़्यादा चाहिए, किसी लेवल में कम चाहिए। तो इस तरीके से जो इनका रिलेटिव इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग रहता है मैनेजरियल लेवल्स के अकॉर्डिंग। अभी ये बात जो है वो आपको, जब आप स्किल्स को अच्छे से पढ़ेंगे ना तब भी आपको अच्छे से इसको समझ आ जाएगी वो चीज़। अब देखिए कौन कौन सी स्किल्स है, 3 टाइप्स ऑफ स्किल्स कौन सी असेंशियल उन्होंने बताई। फर्स्ट है टेक्निकल स्किल, सेकंड है इंटरपर्सोनल स्किल्स, और थर्ड है कंसेप्चुअल स्किल्स। ठीक है, ये 3 टाइप की असेंशियल स्किल्स बताई हैं रॉबर्ट एल कैट्स ने एक मैनेजर के लिए। तब इनको हम एक एक करके इन डिटेल पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्किल, दैट इज टेक्निकल स्किल्स। देखिए इन स्किल्स को हार्ड स्किल्स भी बोला जाता है। अब टेक्निकल स्किल्स क्या होती है, तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि टेक्निकल क्या होता है। टेक्निकल का मतलब होता है यूज करना टेक्निक्स का, या फिर मशीन्स पे ऑपरेट करना, या यूज करना प्रोडक्शन टूल्स या इक्विपमेंट्स का, तो ये रहता है टेक्निकल। तो टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं, ये एक ऐसी स्किल्स होती हैं जो मैनेजर को एबिलिटी देती है, नॉलेज देती है कि वो वैरायटी ऑफ टेक्निक्स का यूज कर सके, सो दैट
जो भी उसको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो उसको अचीव कर सके। तो ये होती है टेक्निकल स्किल्स। तो अभी हमने पढ़ा कि जो टेक्निकल स्किल्स है वो इन्वॉल्व करती हैं ऑपरेटिंग मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर को, प्रोडक्शन टूल्स को, इक्विपमेंट्स को, एटसेट्रा। बट ये सिर्फ इन्हीं को ही इंक्लूड नहीं करती हैं, ये और किस चीज को इंक्लूड करती हैं, बट ऑल्सो द स्किल्स नीडेड टू, ये जो स्किल्स चाहिए और किस चीज के लिए चाहिए, टू बूस्ट द सेल्स, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, या फिर डिजाइन करने के लिए और मार्केट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इन चीजों के लिए भी इन स्किल्स का नीड रहता है। अभी जो स्किल्स हैं वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, चाहिए रहती हैं, वो चाहिए रहती हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या फिर लोअर लेवल मैनेजर्स के अंडर, क्योंकि वही ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो कि इन सिचुएशन से एक्चुअल में एक्सपोज होते हैं। पर वहीं अगर हम बात करें टॉप लेवल मैनेजर्स की, तो ये जो स्किल्स है उनमें सबसे ज़्यादा कम चाहिए होती हैं, तो उनके लिए ये लेस सिग्निफिकेंस की स्किल होती हैं। तो इस लाइन से हमें क्या पता लगता है कि अगर हम अपनी हायरार्की में बॉटम टू अप जाएंगे, मतलब लोअर लेवल से टॉप लेवल तक जाएंगे, तो ये जो स्किल्स है अपनी सिग्निफिकेंस को, अपनी इंपॉर्टेंस को वो लूज करती है। तो डायग्राम में देखिए, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के अंदर जो टेक्निकल स्किल्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा चाहिए रहती है। क्लियर? तो जो सेकेंड स्किल है वो है कंसेप्चुअल स्किल्स। अब कंसेप्चुअल स्किल्स क्या होती हैं? कंसेप्चुअल स्किल्स वो स्किल्स होती है जो मैनेजर को एक एबिलिटी देती है, नॉलेज देती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देख सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंसेप्चुअल स्किल्स में, कि ये मैनेजर को एक एबिलिटी, एक नॉलेज देती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को बजाय कि पार्ट्स में देखे, वो उसको एज अ होल देखता है। वो अंडरस्टैंड करता है यहाँ पर जो वेरियस पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कि वो किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, किस तरीके से वो एक दूसरे से रिलेटेड है। और यहाँ पर देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से रिलेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। क्लियर? सो कंसेप्चुअल स्किल्स में एबिलिटी एंड नॉलेज देखी जाती है एक मैनेजर की, टू सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। क्योंकि देखिए, जो कंपनीज हैं उसमें बहुत सारे बिजनेस एलिमेंट्स होते हैं या फिर फंक्शंस होते हैं, लाइक सेलिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एटसेट्रा। और इन एलिमेंट्स के जो गोल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हर एक एलिमेंट का गोल डिफरेंट होता है। लाइक सेलिंग का गोल डिफरेंट है, मार्केटिंग का गोल डिफरेंट है, फाइनेंस का गोल डिफरेंट है। और हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि उनका गोल डिफरेंट ही नहीं बल्कि एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट भी रहता है। तो जो कंसेप्चुअल स्किल्स है वो मैनेजर को हेल्प करती हैं कि इन डिपार्टमेंटल गोल्स के बाहर देख सके। ठीक है? ऐसा नहीं कि सब सोचे कि हाँ मेरा डिपार्टमेंट है सेलिंग, तो बस इसका जो गोल है वो अचीव हो जाए, मुझे बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये जो स्किल्स है वो मैनेजर को हेल्प करती है कि वो आउटसाइड द डिपार्टमेंटल गोल देख सके, सो दैट जो वो डिसीजंस ले वो बेसिकली सेटिस्फाई करें ओवरऑल बिजनेस गोल्स को, ना कि सिर्फ उनके डिपार्टमेंटल गोल को। क्लियर? अब एक जो मैनेजर है जिनकी गुड कंसेप्चुअल, अच्छी कंसेप्चुअल स्किल्स रहती हैं, वो प्रॉब्लम को देखते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं मैनेजेबल पार्ट्स में, और फिर कंसिडर करते हैं वैरायटी ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है सॉल्व करने से पहले। ठीक है? एक तरीके से एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है इन तरह के मैनेजर्स की, इस टाइप के मैनेजर्स की। अब जो कंसेप्चुअल स्किल्स है वो सबसे ज़्यादा इनकी नीड कहाँ पर पड़ती है? टॉप मैनेजर्स के अंडर। और जब हम बॉटम टू टॉप जाते हैं हायरार्की के अंदर, तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? राइज करती है, क्योंकि टॉप लेवल जो मैनेजर्स है उनके अंदर इनकी जो नीड है वो सबसे ज़्यादा रहती है। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, और उनमें जो कंसेप्चुअल स्किल्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट एंड जो थर्ड स्किल आती है वो आती है ह्यूमन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल्स। अब देखिए, ये स्किल्स कौन सी होती हैं जो मैनेजर को नॉलेज देती हैं, एबिलिटी देती हैं कि वो अच्छे से काम कर सके दूसरे लोगों के साथ, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे फिर वो ग्रुप में हो। ठीक है? तो ये जो स्किल्स होती है वो मैनेजर को एबिलिटी और नॉलेज देती है टू वर्क वेल विद अदर पीपल्स। ओके? अब कुछ जो लोग होते हैं वो इन स्किल्स के साथ, गुड ह्यूमन स्किल्स के साथ ही पैदा होते हैं, बट कुछ लोगों को इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है,
प्रैक्टिस करनी पड़ती है इनको लर्न करने के लिए। अब जो मैनेजर्स होते हैं जिनकी गुड ह्यूमन स्किल्स होती हैं, वो जिनके साथ भी काम कर रहे हैं ना, उनके में से वो बेस्ट निकाल सकते हैं। दे कैन गेट बेस्ट आउट ऑफ द पीपल वर्किंग विद देम, क्योंकि उनको पता रहता है कि किस तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करना है, मोटिवेट करना है, लीड करना है, इंस्पायर करना है, सो दैट उनका जो हिडन टैलेंट है वो बाहर निकल कर आए। उनको पता रहता है कि किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। अभी जो स्किल्स है वो बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्क करना पड़ता है किसके साथ, पीपल के साथ, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद द पीपल। और अब पीपल के साथ वर्क करना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली जो स्किल्स है वो बहुत क्रिटिकल होती हैं। ये जो स्किल्स है ना वो हर एक लेवल पर चाहिए होती हैं। इट इज दीज स्किल्स आर एसेंशियल फॉर ऑल द हायरार्किकल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी ये चाहिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी चाहिए, और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में भी ये जो ह्यूमन स्किल्स है इसका नीड रहता है। तो ये थी 3 स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, जो कि रॉबर्ट एल कैट्स ने दी हैं। तो अब हम अगर एक क्विक से समरी की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू हम क्या देख सकते हैं कि जो ह्यूमन स्किल्स है ना वो हर एक लेवल पे उसका नीड पड़ता है। देखिए, टॉप लेवल पर भी, मिडिल लेवल पर भी, और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में भी, लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी। जो कंसेप्चुअल स्किल्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ रहती है, टॉप लेवल पर, और जो टेक्निकल स्किल है वो कहाँ ज़्यादा चाहिए होती है, लोअर लेवल पर। क्लियर? तो एक क्विक सी समरी हो गई है हमारी इसकी। अब हमने मैनेजरियल स्किल्स के टॉपिक को कवर कर लिया है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मैनेजरियल रोल्स। तो देखिए, रोल्स क्या होता है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। रोल्स प्रेस्क्राइब्ड या फिर एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है जो कि एसोसिएट किया जाता है एक पर्टिकुलर पोजीशन या स्टेटस से एक ग्रुप में या एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो रोल का सीधा सीधा मतलब ये है कि ऐसा बिहेवियर जो प्रेस्क्राइब किया गया है कि हाँ, अगर आप इस पोजीशन में तो आपको करना पड़ेगा, या फिर जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर पोजीशन या फिर स्टेटस के तहत, तो उसको बोला जाएगा रोल। तो मैनेजर रोल्स क्या होते हैं, वो बिहेवियर पैटर्न जो प्रेस्क्राइब किया गया है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक मैनेजर से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको बोला जाएगा मैनेजरियल रोल। अभी जो मैनेजरियल रोल्स है वो दिए किसने हैं, हेनरी मिन्सबर्ग ने। तो वो कौन है, वो एक कैनेडियन एकेडमिक एंड ऑथर है ऑन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। उन्होंने एक रिसर्च की थी ये फाइंड आउट करने के लिए कि मैनेजर की ड्यूटीज़ क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो जो हेनरी फ्योल है वो फर्स्ट थे जिन्होंने डिफाइन किया कि एक मैनेजर कौन होते हैं। 1916 में उन्होंने क्या डिफाइन किया था कि जो मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली रिफ्लेक्टिव थिंकर्स होते हैं, जो कि ज़्यादातर प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग में फोकस करते हैं। प्लस अगर वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन प्योरली एक सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन पे, प्रोसेस की हुई इंफॉर्मेशन पे बेस होता है। तो हेनरी यही जानना चाहते थे कि क्या जो उन्होंने डेफिनेशन दिया है 1960s में 16 में, क्या वो डेफिनेशन अभी भी स्टिल वो अभी एग्जिस्ट करती है 60s एंड 70s के अंदर भी। तो उन्होंने देखा केयरफुली कि उन्होंने स्टडी की जिसमें उन्होंने 5 एग्जीक्यूटिव्स लिए, और उन्होंने क्या देखा कि ये जो मैनेजर्स हैं ये एंगेज होते हैं नंबर ऑफ वेरियाइड एंड अनपैटर्न एंड शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ के अंदर। तो उनको टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के लिए, जो कि पहले के मैनेजर्स करते थे। और ये उनको टाइम क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कांस्टेंट इंटरप्शंस रहती है, कांस्टेंट अनपैटर्न्ड वर्क रहता है, कांस्टेंट शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ रहती है, जिनकी वजह से उनको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करने का जो टाइम है वो बहुत ही कम मिल पाता है। अब ये वेराइड या अनपैटर्न्ड किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, लाइक उनको अटेंड करने पड़ते हैं बहुत सारे वेरियस फ़ोन कॉल्स, या फिर उनको सॉल्व करनी रहती है प्रॉब्लम्स को, उनको डील करना रहता है पीपल के साथ, उनको रिस्पॉन्ड करने पड़ते हैं कुछ क्राइसिस। तो ये इस तरीके की कुछ इंटरप्शंस रहती है जिनकी वजह से उनको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का टाइम जो है वो बहुत ही कम मिलता है। मिन्सबर्ग ने कैटेगराइजेशन प्रोवाइड की है, कैटेगराइजेशन स्कीम उन्होंने प्रोवाइड की है, जिससे उन्होंने बताया है कि कौन कौन से कौन कौन से एक्चुअल वर्क जो है मैनेजर परफॉर्म करते हैं अपनी जॉब के तहत।
व्हाट मैनेजर्स डू बेस्ड ऑन द एक्चुअल मैनेजर्स जॉब। तो उन्होंने कंक्लूड किया है कि जो मैनेजर है वो 10 डिफरेंट रोल्स को प्ले करते हैं 3 फंक्शंस के बेसिस पे, और ये जो रोल्स हैं 10 डिफरेंट जो रोल्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं। तो देखिए 3 फंक्शंस कौन से हैं, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। और इन 3 फंक्शंस के बेसिस पे उन्होंने 10 रोल्स को डिफाइन किया है। 10 रोल्स कौन से हैं, फिगर हेड, लीडर, लिएसॉन, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। तो ये इंटर रिलेटेड किस तरीके से, देखिए इंटरपर्सनल जो है वो प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशनल में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस की जाती है, और डिसीजनल में उस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है। वैसे ये जो इंटर रिलेशन है, मैं आपको जब एक एक करके इन तीनों फंक्शन के बेस्ड पे 10 रोल्स के बारे में बताऊंगी तो आपको अच्छे से वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट आता है हमारे पास इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो मैनेजर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेज करने के लिए रिलेशनशिप्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी। ये इंक्लूड करते हैं 3 रोल्स को बेसिकली। फर्स्ट होता है फिगर हेड का, सेकेंड होता है लीडर का और थर्ड होता है लिएसॉन का। ये चीज़ आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। फर्स्ट देखिए फिगर हेड क्या होता है, यहाँ पे जो मैनेजर होता है उसको परफॉर्म करना होता है वर्क रिगार्डिंग किस तरह का, किस नेचर का वर्क करना होता है उसको, लीगल, सोशल और सेरेमोनियल नेचर का जो वर्क होता है उस तरह की ड्यूटीज को वो परफॉर्म करता है। लाइक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, विजिटर्स जो है उनको ग्रीट करना या कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स को साइन करना या फिर किसी एम्प्लॉय को कोई सोशल फंक्शन है वहाँ पर जाना। तो इस तरीके की ड्यूटीज उनको करनी रहती है। यहाँ पर उनको कंसिडर किया जाता है एक सिंबॉलिक हेड, क्योंकि ये जो फिगर हेड है वो सिंबलाइज करता है स्टेटस एंड अथॉरिटी को। क्लियर। तो फर्स्ट था फिगर हेड। सेकेंड है लीडर। लीडर क्या है, लीडर इंक्लूड करता है वो सारे एस्पेक्ट जो कि एक गुड लीडर में होने चाहिए, कि एक टीम को बिल्ड करना, मोटिवेशन प्रोवाइड करना, एक्टिवेशन प्रोवाइड करना, एक्टिवेट करना अपने सबॉर्डिनेट्स को, बिल्ड करना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन अपने सबॉर्डिनेट के साथ, उनमें ट्रस्ट बिल्ड करना। तो ये सब चीज़ें, ये सब एस्पेक्ट्स जो है वो रहते हैं एक लीडर में। जो मैनेजर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए। एज अ लीडर जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सबॉर्डिनेट है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्टाफिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए एटसेट्रा। दैट मीन्स इन शॉर्ट अगर हम बोले तो जो भी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना रिलेटिंग टू सबॉर्डिनेट वो किस में आता है, लीडर के अंदर आता है, लीडर के रोल के अंदर आता है। थर्ड जो आता है वो आता है लिएसॉन। इसमें क्या होता है, ये कनेक्शन बेसिकली सर्व करता है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑफ इट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आउटसाइड ऑफ इट एक ये कनेक्शन का बेसिकली हम बोल सकते हैं काम करता है। इससे क्या होता है, जो मैनेजर है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने कॉन्टेक्ट्स विद पीर्स या फिर कस्टमर्स के साथ या फिर सप्लायर्स के साथ, सो दैट उनको जो आउटसाइड की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो उनको मिल सके। ठीक है, तो ये सर्व करता है एज अ बेस ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ आउटसाइड। तो थर्ड भी आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो ये जो 3 रोल्स हैं ये किसके अंदर आते हैं, किस फंक्शन के अंदर आते हैं इंटरपर्सनल रोल के अंदर। अब जो नेक्स्ट रोल आता है वो आता है इंफॉर्मेशनल रोल। देखिए फर्स्ट रोल जो था इंटरपर्सनल रोल, उसमें क्या था कि जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है बेसिकली, पर इंफॉर्मेशन रोल में क्या होता है, ये वो रोल होता है जहाँ पे जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है ना, प्रोवाइड की गई है ना, उसको गैदर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। गैदरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है हमारा इंफॉर्मेशनल रोल। अब इंफॉर्मेशनल जो रोल है उसके अंदर हमारे पास 3 रोल्स आते हैं, मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्सपर्सन। तो फर्स्ट आता है मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, सीख की जाती है उन इश्यूज के रिगार्डिंग जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं।
ठीक है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन इंटरनल भी हो सकती है, इंटरनल सोर्सेज से भी हो सकती है और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हो सकती है। ये हम सीधा सीधा अगर बोले मॉनिटर का मतलब क्या होगा कि सीक करना, कलेक्ट करना उस इंफॉर्मेशन को जिसके थ्रू हमको एक थोरो अंडरस्टैंडिंग होगी अपने ऑर्गेनाइजेशन की और एनवायरनमेंट की, कि किस तरीके के चेंजेस एक एनवायरनमेंट में चल रहे हैं और किस तरीके के चेंजेस जो है ऑर्गेनाइजेशन में इंकलकेट करने की नीड है। तो वो रहते हैं मॉनिटर के अंदर। डिसिमिनेटर के अंदर क्या रहता है, अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एक्सटर्नल सोर्सेज से चाहे वो इंटरनल सोर्सेज से है, उसको डिसिमिनेट करना, उसको ट्रांसमिट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको बोला जाता है डिसिमिनेटर। थर्ड आता है स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई जाती है, इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग टू द आउटसाइडर्स। यहाँ पे बेसिकली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग आउटसाइडर। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा रोल आता है वो आता है डिसीजनल रोल। अब डिसीजनल रोल में क्या होता है, देखिए जो मैनेजर है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो चुका है, उसने गैदर कर लिया है इन्फॉर्मेशन, जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तब इसको प्रोसेस करना और कुछ कंक्लूजन्स पे आना, कुछ डिसीजंस लेना, वो आता है हमारे पास डिसीजनल रोल्स में। तो इसके अंदर जो 4 रोल्स रहते हैं वो रहते हैं एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। तो फर्स्ट होता है एंटरप्रेन्योर। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये उन सब एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है जो कि एक्ट करता है जब एक मैनेजर एक इनिशिएटर की तरह है, या फिर एक डिज़ाइनर की तरह है, या फिर एक चेंज एजेंट की तरह है, या फिर एक इनकरेजर ऑफ चेंज या इनोवेशन की तरह है। तो वो सब चीज़ें किसके अंदर आएंगी, एंटरप्रेन्योर के अंदर आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर में क्या होता है, जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है करेक्टिव एक्शन लेने के लिए जब भी ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है कोई इंपॉर्टेंट या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंस को। तो वहां पर जो रोल आता है वो आता है डिस्टर्बेंस हैंडलर का। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेटर। यहाँ पर जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, चाहे वो रिसोर्सेज हो ह्यूमन, चाहे वो मटेरियल, चाहे वो फाइनेंशियल। तो कोई भी तरह का रिसोर्स उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करने का जहाँ बात आता है वहाँ पर उसका रोल आता है एज अ रिसोर्स एलोकेटर। एंड लास्ट आता है नेगोशिएटर। यहाँ पे बेसिकली जो मैनेजर है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को नेगोशिएशंस के अंदर, जो कि मैनेजर्स के स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। तो उन जगहों पर एज अ नेगोशिएटर वर्क करता है मैनेजर। क्लियर। अब हम जो है स्टडी कर चुके हैं कि क्या 10 मैनेजर रोल्स हैं जो स्टेट किए हैं मिन्सबर्ग ने, तो उनके बीच में क्या एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, अब हम उसको स्टडी करेंगे। तो देखिए जो इंटरपर्सनल रोल है ना, वहाँ से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, अथॉरिटी एंड स्टेटस को, क्योंकि वहाँ पर मैनेजर वर्क करता है एज अ फिगर हेड, एज अ लीडर वहाँ पर वर्क करता है, तो वहाँ से अथॉरिटी एंड स्टेटस को डिराइव किया जा सकता है। अब ये जो इंटरपर्सनल रोल्स है ना, एक मैनेजर के लिए नेसेसिटाइज कर देते हैं इस चीज़ को कि वो एक इंफॉर्मेशनल रोल को भी अदा करे। ठीक है। और जब वो एक इंफॉर्मेशनल रोल को प्ले करता है तो वो चीज़ अनेबल करती है मैनेजर को टू मेक अ डिसीजंस, बिकॉज फॉर मेकिंग अ डिसीजन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो। तो इंफॉर्मेशन रोल इन टर्न हेल्प करता है एक मैनेजर को टू टेक डिसीजंस। क्लियर। अब हमारे दोनों ही टॉपिक जो मैनेजरियल रोल्स हैं, मैनेजरियल स्किल्स है, दोनों ही टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पे एनालाइज करना है कि कितना आपको समझ आया है, कितना आप रिमेंबर कर पाए हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर आपको ये दो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करने हैं, टाइप करने हैं। प्लस ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं लॉन्ग क्वेश्चन फॉर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पर्पस, आपको इसको भी देखना है। एंड आई एम श्योर कि आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे पाएंगे और आपको ज़रूर कमेंट भी करना है। दैट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। सो ऐसे इंफॉर्मेटिव और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड कोई भी आपकी अगर डिमांड है स्पेसिफिक वीडियो की स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे ऑल।